गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया। मैडम, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? कोई भी फॉर्म रहने दो, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन वाली रहने दो, चाहे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म रहने दो, कंडीशन बहुत सिंपल है। क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। क्या कंडीशन है? एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड MC should cut MR from below. MC should cut MR from below. Are you getting my point? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आई विल से राइट, हम क्या बोल सकते हैं कि यस राइट फॉर्म इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या? इट विल बी earning maximum profits or it will be making the lowest losses. Are you getting my point? So वो होता है तुम्हारा कौन सा फॉर्म मैडम? राइट, इक्विलिब्रियम फॉर्म। अरे यस नो? सो दैट इज योर इक्विलिब्रियम फॉर्म। ध्यान देना अब क्या बोल रहा हूं। दो आउटपुट है, एक है तुम्हारा ऑप्टिमम आउटपुट एंड दूसरा इक्विलिब्रियम आउटपुट। Optimum output is like girl with a beauty and equilibrium output is like girl with a brain. They are separate and therefore you should not get confused कि optimum output क्या है और equilibrium output क्या है, and you should have the specific target कि तुम्हें क्या अचीव करना है. But obviously everyone would like to have a maximum profit. So equilibrium output is a target of a rational right producer. Optimum output की condition होती है कि जो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट कर्व है जो यू शेप्ड होती है, उसका लोएस्ट पॉइंट पे जो आउटपुट है वो आउटपुट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम आउटपुट, द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड एट लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट. एंड उस लोएस्ट पॉइंट पे इफ यू रिमेंबर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स फ्रॉम बिलो, तो तुम्हारी ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन हो गई राइट MC is equal to AC. MC is equal to AC. And equilibrium output वो आउटपुट होता है जहां पे कॉस्ट भी लोएस्ट नहीं होती, ना ही सेल्स मैक्सिमम होता है, वहां पे मैक्सिमम क्या होता है? प्रॉफिट. इफ रिमेंबर जब हमने राइट डिमांड किया था, 12th में नहीं था बेसिकली मतलब कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट. देखो, कंज्यूमर नेवर ट्राइज टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, नो, बिकॉज कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं करता. अगर मैक्सिमम यूटिलिटी जब MU इज इक्वल टू 0 होता है वहां पे टोटलिटी मैक्सिमम होती है. उसको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ सैटिटी, उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ सैटिटी. बट पॉइंट ऑफ सैटिटी इज नॉट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर. उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे था? उसके पहले ही था जहां पे प्राइस एंड द मार्जिन यूटिलिटी इक्वल होते हैं. इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम 12th, या ये डायग्राम ध्यान देना, लिखना नहीं, जो समझना है. दिस यूज्ड टू बी मार्जिनल यूटिलिटी, दिस यूज्ड टू बी टोटल यूटिलिटी. यहां पे जितने यूनिट्स कंज्यूम किए जहां पे तुम्हारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कांस्टेंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी. एंड नाउ दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे. This is the price line. I have brought price line into budget into picture. So madam, this is nth unit मान के चलो, this is nth unit जहां पे price of x is equal to marginality of x, जहां पे equal है, that quantity is the consumer surplus. जिनका हुआ है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, उनको क्लिक हो जाएगा. This area is to be called as what? Consumer surplus. इसको हम बोलते थे consumer surplus. Do you remember? And consumer will buy. Give me 1 minute. हाँ, ठीक है. So ये आ गया तुम्हारा क्या? Consumer surplus का एरिया. Consumer is in equilibrium, not at mth point. Not where is total utility is the maximum. वो पॉइंट ऑफ सैटिटी हो, फुल सेटिस्फैक्शन है.
एसी लगा ना, एसी क्यों बंद है यार, गर्म में हो रहे हैं। अरे उससे मत लगाते जा भाई, वो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर वो लॉक हो जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ यस, ध्यान देना। सो यहाँ पे जो nth यूनिट है ना, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट विच विल गिव यू टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। बट हम वहां तक जाएंगे नहीं मैडम, उसके पहले हम रुकेंगे जहां पे मार्जिन टी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। तो सिमिलरली कंज्यूमर ना ही यूटिलिटी चेक कर रहा है ना ही बजट चेक कर रहा है। खाली यूटिलिटी देखोगे तो भी गलत होगा, खाली प्राइस देखोगे तो भी गलत होगा। वी हैव टू चेक द नेट ऑफ इट। यूटिलिटी माइनस एक्सपेंडिचर इज अ सरप्लस, total utility minus total expenditure to get that utility is a surplus। मतलब you are getting utility of ₹100 and उसके लिए तो 80 रुपीज पे कर रही है, तुम्हारा सरप्लस कितना है 20। so you will always look for the surplus and जहां पे surplus मैक्सिमम होगा वहां पे कंज्यूमर रुकेगा। तो कंज्यूमर will stop the consumption when the price is equal to utility and not where the MU is 0 and TU is maximum, never। अगर आप बोल रहे हो कि ही विल बाय n यूनिट्स तो आप गलत डिसीजन ले रहे हो। ही विल ऑलवेज बाय लेस देन द n यूनिट इन दिस डायग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली सेलर और द प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस द यूनिट्स जहां पे उसका टोटल सेल्स मैक्सिमम होगा या उसकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट होगी, कभी नहीं। अगर आप खाली टोटल सेल्स के लिए देख रहे हो तो आप खाली एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड एक्सपेंडिचर भी है, कॉस्ट भी है। रेवेन्यू एक साइड है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए कॉस्ट दूसरी साइड है। यू शुड गो फॉर द नेट एंड देयरफॉर नेट होता है प्रॉफिट और लॉस। सो कंज्यूमर जैसे उसके सरप्लस के लिए ट्राई कर रहा था वैसे प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए ट्राई करता है। कंज्यूमर्स टारगेट इज टू अचीव मैक्सिमम सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स टारगेट इज टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहां पे प्रॉफिट मैक्स होगा, मतलब उससे एक यूनिट भी ज्यादा सेल नहीं करेगा। अगर उससे एक यूनिट भी ज्यादा सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उससे एक यूनिट भी कम नहीं सेल करेगा, बिकॉज अगर कम सेल करेगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा। सो इक्विलिब्रियम मतलब वो होता है जहां से तुम ना ही आगे जाओगे ना ही पीछे आओगे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द थिंग। तो यह कल हमने देखा था MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। अब तुम लोग राइट, दिस इज अनदर एग्जांपल। सपोज हाउ यू डिसाइड एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। हाउ यू डिसाइड एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। पहले इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा, दिस इज क्वांटिटी। पहले इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा मैडम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, कौन से कर्व चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? MR एंड MC। मैडम दिस इज योर MR एंड दिस इज MC। टेल मी द इक्विलिब्रियम आउटपुट। मिल गया इक्विलिब्रियम आउटपुट? विच इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? MR एंड MC जहां पे इक्वल है वो वाला आउटपुट है इक्विलिब्रियम आउटपुट। सपोज दिस इज पॉइंट E एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट इज Q। मिल गया इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए क्या कंपेयर किया, MR एंड MC। अब इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, कैसे ढूंढोगे? अब क्या चाहिए, इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे ओके आउटपुट पे फर्म प्रॉफिट में लॉस में, तो क्या चाहिए? कोई भी आउटपुट पे अगर तुम्हें प्रॉफिट लॉस ढूंढना है तो क्या चाहिए? एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। क्या ये एवरेज रेवेन्यू कर रहा है कि विच विल बी above what, right, marginal revenue। this is average revenue जिसको तुम लोग बोलते हो प्राइस या कोई लोग उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तुम्हें प्राइस तो मिल गई, यस। ओके आउटपुट की प्राइस है राइट AQ। OQ आउटपुट कैन बी सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ AQ। अब कॉस्ट ढूंढनी होगी। एवरेज कॉस्ट इज लाइक दिस। एवरेज कॉस्ट इज लाइक दिस।
दिस इज एवरेज कॉस्ट। अब मुझे बोलो OQ आउटपुट की एवरेज कॉस्ट इज BQ, दिखा नहीं दिखा? एवरेज रेवेन्यू कितना है AQ। Q आउटपुट पे रेवेन्यू देखो, AQ इज एवरेज रेवेन्यू, BQ इज एवरेज कॉस्ट। टेल मी, आर यू एट इन प्रॉफिट और आर यू इन लॉस? क्यों रे प्रॉफिट में हो? बिकॉज एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, at equilibrium output OQ, क्यों? बिकॉज OQ पे MR इज इक्वल टू MC है। फर्म इज मेकिंग व्हाट? फर्म इज इन प्रॉफिट। क्यों रे? क्यों प्रॉफिट में? बिकॉज वहां पे एवरेज रेवेन्यू इज अबोव एवरेज कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई विल से this firm is making what? Profit at equilibrium output. Are you getting my point? And क्या वो प्रॉफिट की रेंज ये रहेगी? एंड क्या ये प्रॉफिट्स रहेंगे? यस और नो? टेल मी, क्या ये प्रॉफिट्स रहेंगे? एंड दिस विल बी द प्रॉफिट्स। अरे यस और नो? जस्ट अब ऑब्जर्व करके आना चाहिए, ठीक है यार? यस और नो? सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। किसी भी आउटपुट पे अगर तुम्हें प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, तुम्हें उस आउटपुट का AR एंड AC चाहिए, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट पे चाहिए, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट का AR कितना है, उसका राइट AC कितना है, तो पता चल जाएगा। इज द फर्म ऑप्टिमम और सब ऑप्टिमम? अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड? फर्म इज अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड, कैसे पता चलेगा? मैडम अंडर यूटिलाइज्ड है ओवर यूटिलाइज्ड है? बोलो ना। क्यों रे अंडर यूटिलाइज्ड? हाँ यस बोलो, पूजा मैडम जोर से। सबको आवाज आनी चाहिए। देखो इसका मोबाइल बज रहा है जोर से, लेकिन मैडम कर दो बंद, साइलेंट पे रखो मैडम। हाँ बोलो मैडम। Yes. We are producing at point B on average cost. We are producing at point B on average cost. Are yes or no? हम point B पे प्रोड्यूस कर रहे हैं राइट ऑन एवरेज कॉस्ट। एंड अगर आप देखोगे point B is on a downward sloping portion of average cost. Point B is on average sloping part of what? Right? Which curve? एवरेज कॉस्ट का, बिकॉज ये लोएस्ट पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट लोएस्ट होगा। वी आर ऑन डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन। देखो ना, लोएस्ट पॉइंट ये है, दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट, जहां पे राइट सपोज दिस इज C पॉइंट, पॉइंट C इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, जहां से MC पास होगी। सो आप लोएस्ट पॉइंट के लेफ्ट पे हो ना, मतलब यू आर ऑन डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, मींस यू आर अंडर यूटिलाइज्ड। अगर आप राइट साइड पे रहते तो अपर स्लोपिंग पे रहते तो हम बोलते हैं ओवर यूटिलाइज्ड। सिंपल है, एवरेज कॉस्ट के लेफ्ट पे है तो अंडर यूटिलाइज्ड, लोएस्ट पॉइंट के राइट पे है तो ओवर यूटिलाइज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? समझा? नेक्स्ट एग्जांपल, हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट ढूंढना है। हाउ विल यू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम आउटपुट? दो कर्व चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। कौन से दो कर्व चाहिए? जल्दी बोलो। चलो MR एंड, चलो MR आ गया, क्या MC भी आ गया? तो ये वाला मिल गया तुम्हें क्या? इक्विलिब्रियम आउटपुट। पॉइंट E इज ए इक्विलिब्रियम आउटपुट, यस और नो? एंड OQ मान के चलो इक्विलिब्रियम आउटपुट है, एंड पॉइंट E इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MR एंड MC। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC हैज ए पॉजिटिव स्लोप एट ए इंटरसेक्शन। बराबर? अब यहाँ पे प्रॉफिट है लॉस से ढूंढना है मैडम, क्या करना होगा? AR एंड AC लाना होगा। मैडम दिस इज AR, दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व,
तो क्या तुम्हें AR मिल गया? सो व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ OQ आउटपुट? व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू ऑफ OQ आउटपुट? बोलो ना. AQ इज ए एवरेज रेवेन्यू ऑफ OQ आउटपुट. OQ मल्टीप्लाई बाय AQ करोगे तो तुम्हें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा. बराबर. एंड नाउ and this is your average cost curve. This is your average cost curve. दिख रहा है? Average cost curve. This is point C. Tell me average cost of equilibrium output OQ. What is the average cost of equilibrium output OQ? बोलो. AQ ही जितना एवरेज रेवेन्यू क्या उतना ही एवरेज कॉस्ट है. सो OQ आउटपुट क्या दोनों इक्वल है? अरे ऐसा नो, दे आर टैंजेंट. अगर आप समझते हो AC एंड AR एक दूसरे को टैंजेंट है वहां पे. तो मुझे बोलो एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, एट इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ where MR is equal to MC, बराबर. where MR is equal to MC, firm is making which profit? Normal profit. Zero profit मतलब नॉर्मल प्रॉफिट. नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब नॉर्मल प्रॉफिट. यहां पे कौन से प्रॉफिट कमा रहे हैं? इज इन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, जीरो प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट. फर्म इज मेकिंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट. सिंस एट MR is equal to MC, AR is equal to AC. MR is equal to MC पे AR is equal to AC मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रॉफिट क्या है? जीरो है. आई थिंक दिस इज क्लियर. अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड. इक्विलिब्रियम पे आप अंडर यूटिलाइज्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है. बोलो मुझे क्यों रे मैडम? बिकॉज अगर आप देखते हो ठीक से, इफ यू ऑब्जर्व, तुम्हारा ऑप्टिमम आउटपुट है OQ के आगे, लोएस्ट पॉइंट आगे आ रहा है. बराबर ना. यू आर वर्किंग ऑन downward sloping part of average cost curve. You are working on downward sloping part of average cost curve. You are not optimum firm, but you are optimum firm making zero profits. You are equilibrium firm, not optimum firm and making which profit? Zero. यहाँ पे मैंने बोला था you are not optimum firm, you are equilibrium firm making positive economic profits. यहाँ पे मैं बोलूँगा you are not optimum firm, you are equilibrium firm and at equilibrium you are making which profit? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. इसके सिवा देखो ना, तुम किधर भी देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो ना, कहां पे भी देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? कोई भी आउटपुट देखो यार, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए. कोई भी आउटपुट देखो क्या दिख रहा है? लॉस. मतलब कहां पे? हर जगह पे लॉस है, खाली एक जगह पे जीरो प्रॉफिट है. तो विच इज द बेस्ट? जीरो प्रॉफिट. अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो, बाकी हर जगह पे लॉसेस है. क्यों? बिकॉज एट ईच, बाकी कोई भी आउटपुट ले लो, हर आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है. सब लॉसेस वाले और एक जीरो प्रॉफिट वाला है. तो विच इज बेस्ट? जीरो प्रॉफिट. अरे समझा नहीं समझा? नहीं समझा. अल्फिया मैडम बोल रही है. अल्फिया मैडम ध्यान देना, अगर नॉर्मल प्रॉफिट पे इक्विलिब्रियम है ना, मतलब ये समझ लेना बाकी सब जगह पे लॉसेस है. बिकॉज वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा और वो जीरो है, मतलब बाकी सब क्या रहेंगे? लॉसेस. समझा नहीं समझा? And the third example number 3. ध्यान देना, क्वांटिटी मार्जिनल कॉस्ट मिल गया. इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ is equilibrium output. MR is equal to MC is point E. ठीक है. And OQ is equilibrium output. OQ is equilibrium output. अब प्रॉफिट ढूंढना है OQ पे, तो क्या चाहिए? AR and AC. इक्विलिब्रियम चाहिए तो MR and MC,
प्रॉफिट चाहिए तो AR एंड AC, दिस इज AR, ध्यान देना, ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये है तुम्हारी एवरेज कॉस्ट कर्व। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व AC। अब मुझे बोलो ये जो है ना पॉइंट AQ क्या है, बोलो AQ क्या है, एवरेज रेवेन्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ, एंड ये जो दिख रहा है पॉइंट B, ये क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ, विच इज अबव AR और AC। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, तो अब मैं ये बोल सकता हूं दिस एरिया इज नथिंग बट लॉस, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये लॉस है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बाकी देखो हर जगह पे लॉस है, दिख रहा है क्या, क्यों, बिकॉज कोई भी आउटपुट पे देखो AC AR के ऊपर ही है, कोई भी आउटपुट देखो ना एक्स एक्सिस पे AC इज अबव AR, बट ये लॉस क्या रहेगा, लोएस्ट, क्या इससे भी कम लॉस हो सकता है। माय क्वेश्चन इज, ध्यान देना, मैं you have to think it properly, yeah? You are producing goods and services, you decided to produce optimum output, you produce optimum output OQ, उस optimum output पे तुम्हारा जो लॉस है वो तुम्हारे सामने है, क्या इससे भी कम लॉस पॉसिबल था क्या, बोलो ना, इससे कम लॉस पॉसिबल था तो कब था, 0 पे क्या, इससे कम लॉस पॉसिबल था क्या, इज माय क्वेश्चन, टेल मी, अगर मैं बोल रहा हूं एट इक्विलिब्रियम यू आर इन लॉस, एट इक्विलिब्रियम देखो एट इक्विलिब्रियम यू आर इन प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, एट इक्विलिब्रियम यू आर इन लॉस, तो अब मुझे बोलो क्या इससे कम लॉस पॉसिबल है, अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करते तो हमारा लॉस क्या हो सकता है, फिक्स कॉस्ट, तो फिर देखना होगा ये लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है या फिक्स कॉस्ट से कम है। इफ यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट तो ये लॉस कम रहेगा, इफ यू आर रिकवरिंग तो ये लॉस कम रहेगा, किससे, फिक्स कॉस्ट से। इफ यू आर नॉट रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट देन ये लॉस फिक्स कॉस्ट से भी ज्यादा रहेगा, तो उस केस में प्रोडक्शन करना नहीं चाहता, एक्चुअली क्या करना चाहिए था, बंद करना चाहिए था। सो अगर आप लॉस में हो तो मैं हमेशा आपको एडवाइस दूंगा, मेक श्योर यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, देन ओनली कंटिन्यू, एटलीस्ट यू विल रिड्यूस योर लॉस। इफ यू आर इन लॉस ऑलवेज रिमेंबर, अच्छा तुम प्रॉफिट में हो, कोई दिक्कत है, अगर तुम प्रॉफिट में हो तो कोई टेंशन है, अगर तुम प्रॉफिट में हो तुम्हारी डिसीजन क्या रहेगी, कंटिन्यू और डू नॉट कंटिन्यू। इफ यू आर इन प्रॉफिट ऑलवेज कंटिन्यू, प्रॉफिट में मतलब तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो और कुछ और कमा रहे हो। सो अगर आप पॉजिटिव प्रॉफिट में हो या जीरो प्रॉफिट में हो, माय आंसर इज ऑलवेज कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन, बिकॉज यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। मैडम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, उसके बाद पैसा बच रहा है, इट्स रियली गुड। बट अगर आप लॉस में हो तो यू हैव टू थिंक, इफ यू आर नॉट रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट देन डू नॉट कंटिन्यू, if you are recurring variable cost then only continue। are you getting my point or no? समझा नहीं समझा? तो यहाँ पे अगर लॉस में दिख रहा है तो you have to check कि क्या वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, राइट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो कंटिन्यू करो, नहीं हो रही तो कंटिन्यू मत करना, जा घूम के आ जा, ठीक है, लिख लेना। ये समझा, यही डायग्राम है मोनोपोली कंपटीशन, यही डायग्राम है ओलिगो, यही डायग्राम है मोनोपोली एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक, यही वहां पे यही डायग्राम आने वाले। अगर यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया तो वहां पे एकदम टाइम पास हो जाएगा वो। एनीवन हैज डाउट राइट नाउ? तो यहाँ पे लिख लेना, इफ फर्म
is making profits एंड दूसरा क्या, लॉसेस। प्रॉफिट कब होंगे, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, बराबर। एंड लॉसेस में कब रहेंगे मैडम, एवरेज रेवेन्यू इज बिलो एवरेज कॉस्ट एट दैट आउटपुट। अरे यस और नो, यहां पे अगर आप प्रॉफिट में हो तो ऑलवेज कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन, बंद मत करना, ऑलवेज कंटिन्यू विथ आउटपुट और प्रोडक्शन, ऑलवेज कंटिन्यू विथ प्रोडक्शन। अगर आप लॉसेस में हो, कंटिन्यू इफ एंड ओनली इफ, कंटिन्यू if and only if, continue with output or production if and only if and only if, right, average revenue is greater than or equal to average variable cost, that is your recurring variable cost, that is recovering variable cost, recovering variable cost, you are recovering what, variable cost। नहीं कोई जरूरत नहीं, जस्ट एक समझाना था कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या हो सकता है। इक्विलिब्रियम पे प्रॉफिट हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे लॉस हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, समझा। MR इज इक्वल टू MC पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। अवनी गई क्या, देखो समझेगा नहीं उसको, इसलिए नहीं गई ना, क्या हुआ अवनी को, या कॉलेज गई? MR इज इक्वल टू MC पे, इक्विलिब्रियम पे फर्म प्रॉफिट में हो सकती है व्हेन AR इज अबव AC। एट इक्विलिब्रियम firm can be no profit no loss when AR is tangent to AC, and similarly, right, at a equilibrium firm can be in loss if is making losses if AC is below, sorry, AR is below AC or AC is above AR। इक्विलिब्रियम पे सब कुछ पॉसिबल है, प्रॉफिट भी पॉसिबल है, लॉस भी पॉसिबल है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी पॉसिबल है। और हमें हमारी डिसीजन कब चेक करनी है, प्रॉफिट में चेक करनी है या लॉसेस में चेक करनी है? लॉसेस। अगर हम लॉसेस कर रहे हैं तो सोचो कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इफ यू आर नॉट रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट देन शट डाउन, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो तो देन कंटिन्यू। अरे यस और नो, क्लियर है? नाउ अगर यहां तक क्लियर है तो वी कैन स्टार्ट विथ, राइट, द यूनिट नंबर। अच्छा, लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग थिंग्स फ्रॉम द चैप्टर। मॉड्यूल निकालो, चलो मॉड्यूल। टाइप्स ऑफ मार्केट, किधर? ऐसे थोड़ी है, लॉसेस हो रहे तो अगर वेरिएबल लॉसेस क्यों हो रहे, तुम एवरेज कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे हो, उसके दो कंपोनेंट है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे पहले वेरिएबल कॉस्ट होगा, जो डे टू डे कॉस्ट है वो पहले रिकवर करो ना, फिर लॉन्ग टर्म का सोचो, समझा? यस, अरे भाई वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए ना। एग्जांपल, तुझे घर लेना है, पहले तेरे 2 टाइम का खाने का वांदा है, तू घर लेगा या पहले 2 टाइम का खाने का सोचेगा? आइडियली सो पहले सर्वाइवल देखो फिर ग्रोथ देखो। पहले सर्वाइवल देखो, मतलब कैन यू सर्वाइव इन द बिजनेस? You can survive if and only if you can recover the day-to-day expense.
somehow manage to recover the day to day expense. लोगों की सैलरी पे करो, तुम्हारे परचेसेस पे करो, नॉर्मल एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लो, फिर देखेंगे ग्रोथ होगी, फिर देखेंगे प्रॉफिट वगैरह सब चीजें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तो फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना सोचोगे ना. तो आपने एग्जाम, तुमने कार ली है मैडम, तो कार की कॉस्ट एक दिन में तो रिकवर नहीं होगी, बट तुम क्या बोलोगे, चलो यार डे टू डे जो एक्सपेंस है, उसके पेट्रोल रहा, उसका रिपेयर से मेंटेनेंस रहा, ये रिकवर हो रहा है तो गाड़ी यूज करने में प्रॉब्लम नहीं. तुमने ये भी स्टोरीज बहुत बार सुनी होगी कि एक राइट ओलंपिक चैंपियन है इंडिया में से, राइट, उसने गोल्ड जीता या कोई मेडल जीता है, उसको राइट किसी एक लाइक महिंद्रा वालों ने या टाटा वालों ने या कोई लोगों ने एक बड़ी कार, एकदम हाई एंड वाली कार गिफ्ट की. वो कार है कुछ 80-90 लाख की, बाद में वो बेच देता है. क्यों? बिकॉज वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है. वो हमारे लिए हीरो है खाली ओलंपिक होने के 1 मंथ तक. ये फैक्ट है इंडिया में, और उनको भूल जाते हैं. ऑन द कॉन्ट्री क्रिकेट में अलग चीज है. क्रिकेट वैसे देखा जाए कि इट एक्चुअली डजंट ब्रिंग दैट मच प्राउड टू द कंट्री जितने ओलंपिक्स वाले लाते हैं, बट वहां पे पैसा ज्यादा है क्रिकेट में. अब ऋषभ पंत की कार खराब हो गई, क्या वो लेगा नहीं? क्या लेगा? ही कैन अफोर्ड. अरे समझा नहीं समझा? तो मैं वही बोल रहा हूं. तो आपने ऐसे न्यूज सुने होंगे कि इतनी अच्छी कार थी उसने बेच दी. वो बोलता मुझे कार चाहिए नहीं, आप मुझे मेरे डे टू डे एक्सपेंस के लिए, जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मेरा डाइट है, उसके लिए आप मुझे फाइनेंस करो, उसके लिए आप मुझे ग्रांट्स दे दो, फिर हम देखते हैं. ये क्या, ये तो मेरे कोई काम की नहीं है. ये भी तुमने स्टोरी सुने होंगे. सो फर्स्ट इज द सर्वाइवल, फर्स्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट, एंड फिर देखा जाएगा कि क्या हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते. नीरज चोपड़ा एक एक्सेप्शन है इंडिया में जो बहुत हिट हुआ, बिकॉज वो कॉन्जिक्यूटिवली जीत रहा है. उसके पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट था, उसका नाम क्या था वो, राइट? नहीं, ओलंपिक्स में वो कौन था? ही इज द सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट, राइट? अभिनव बिंद्रा. उसका बाद में कभी नाम भी नहीं सुनने को आया, रिटायर. बट उसके बाद भी वो ओलंपिक्स के बाद 1-2 ओलंपिक्स वो खेला, बट ही कुडंट विन, राइट? बट इसका क्या है कि कोई ना कोई चैंपियनशिप में ये गोल्ड ला रहा है. ये एक्सेप्शन है कि जो अभी भी लोगों के दिमाग में या लोगों के लाइक वो दिखता है हमेशा, एड्स में भी आ रहा है वगैरह, ये सब चीजें. अब इंडिया टीम तो वर्ल्ड कप जीतने से रही, क्या इंडिया टीम वर्ल्ड कप हारने से क्या इनको कोई फर्क पड़ता है? क्या नहीं. ये भी समझना है कि बिकॉज वहां पे पैसा ज्यादा है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता ऑनेस्टली. उनके लिए वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना इज नॉट ए बिग डील. उनको आप कोई, उनको कितनी भी बड़ी गाड़ी दे दो, दे कैन मेंटेन. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं या जो भी लोग हैं, दे कांट इवन मेक अप देयर डाइट एक्सपेंसेस और देयर राइट प्रैक्टिस की जो भी उनके फीस वगैरह रहेगी, जो कोचेस वगैरह, वो नहीं दे पाते. ये फर्क है. तो पहले सर्वाइवल रहेगा, फिर हम देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होगी, या कि हम फिर प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं रहेंगे. इसलिए फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर की जाएगी और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी. ठीक है? यस. आगे. ठीक है? सो लिख लेना, मुझे एक ही पॉइंट लिख के देना इसमें. ठीक है? चलो, ये डिस्कस के एलिमेंट्स ऑफ मार्केट. मॉड्यूल निकालो. चलो, मॉड्यूल में अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो. यस, ध्यान देना. एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स होनी चाहिए, राइट? अंडर उसको हाईलाइट करके रखना, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. देयर हैज टू बी प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. बार्गेनिंग होनी चाहिए प्राइस के लिए, राइट? नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस होना चाहिए. मैंने बोला कि 100% नॉलेज होना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज. एंड बार्गेनिंग के बाद यू शुड गेट वन सिंगल प्राइस फॉर दैट गिवन कमोडिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है? उस टाइम पे प्राइस फाइनल होकर वो ट्रांजैक्शन सेटल होना चाहिए. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मार्केट? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. वहां पे अंडरलाइन करके रखो जो इंपॉर्टेंट. बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये क्लासिफिकेशन आज बहुत इरिलेवेंट हो चुका है. लोकल मार्केट, लाइक रीजनल मार्केट, लाइक नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ऐसे 4 टाइप्स रहेंगे.
यस, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है. मतलब आप आज लोकल वाले भी नेशनल मार्केट में बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जाम्पल आप देखो, टॉलीवुड इंडस्ट्री वॉज ए लोकल इंडस्ट्री. उनके आज मूवीज अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज करके वो पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. सो दे आर नो लॉन्गर लोकल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है? पहले खाली भाई करता था इसे, अब टॉलीवुड वाले कर रहे हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लोकल मार्केट उनके लिए रहा ही नहीं, बिकॉज ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हमारे मूवीज बाहर रिलीज होते हैं, बाहर के मूवीज इंडिया में रिलीज होते हैं. एग्जाम्पल अवतार आपने देखा होगा. लैंग्वेज बैरियर रहा ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक. तो ये मार्केट समझने के लिए ये क्लासिफिकेशन, बट ऐसे एज सच क्लासिफिकेशन नहीं रहा. लोकल मार्केट में कौन से गुड्स डील होते हैं मैडम? लोकल मार्केट में राइट पेरिशेबल गुड्स जनरली, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है कि आप उसको दूसरी जगह पे ट्रैवल राइट करके लेके जाओ, वो उतने टाइम नहीं चलेंगे. लोकल मार्केट में लिख लेना, व्हेन बायर्स एंड सेलर्स, अंडरलाइन करके रखना वहां पे, व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू लोकल एरिया और ए रीजन, द मार्केट इज कॉल्ड एज लोकल मार्केट. सिंपल है. जनरली underline this, highly perishable goods and the bulky articles. बल्कि आर्टिकल्स रहेंगे ना तो हम उनको ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिकल नहीं होता है. उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करोगे तो इकोनॉमिकल नहीं होता है, वो बहुत महंगा हो जाएगा. तो जनरली उनको कहां पे किया जाता है? लोकल मार्केट. आपने देखा होगा फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, तुम तुम्हारे प्रीमाइसेस में कंस्ट्रक्ट करके फिर क्लाइंट साइड पे लेके जाओगे, क्लाइंट साइड पे ही काम करोगे, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक नहीं होता है. सो आप डायरेक्टली वहां पे जाके ही काम करोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही. सो हाईली पेरिशेबल गुड्स एंड बल्की आर्टिकल्स कमांड विच मार्केट मैडम? राइट, लोकल मार्केट. ठीक है. इन दिस कॉन्टेस्ट, इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर लोकेलिटी. एक सिटी हो सकती है, सिटी का एक एरिया हो सकता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, लोकली सप्लाइड सर्विसेज सच एज those of the hairdressers and retailers have narrow customer base. इंस्टीट्यूट इसमें से एक आधा सेंटेंस पूछ के क्वेश्चन बना देती है. हेयर ड्रेसर्स के लिए कौन सा मार्केट होता है? दे हैव द लोकल मार्केट. आप बोलोगे सर नहीं नहीं सर, एक फ्रेंचाइजी है, क्या नाम है उसका, वो हाँ उसका हर सिटी में. अरे बट उस शॉप के लिए तो लोकल मार्केट है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन वो आ गया तुम्हारा लोकल मार्केट. फिर दूसरा कौन सा आ गया? रीजनल. रीजनल मार्केट थोड़ा बड़ा रहेगा ना लोकल मार्केट से. जनरली एक स्टेट हो सकता है, यार एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिटी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे साउथ इंडियन मूवीज पहले कहां पे रिलीज होते थे? राइट, वो 2-3 स्टेट्स, तमिलनाडु था, आंध्रा था, बराबर ना, वहां के 2-3 स्टेट्स में कर्नाटका वगैरह वहां पे रिलीज होते थे, तो उनके लिए वो रीजनल मार्केट हो गया मान के चलो. वैसे तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीज एज द केस मे बी. रीजनल मार्केट्स कवर ए वाइडर एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज और पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स और द क्लस्टर ऑफ स्टेट्स. द साइज ऑफ द मार्केट इज जनरली लार्ज एंड नेचर ऑफ बायर्स मे वेरी इन देयर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट, ये कोई तो है साड़ी, आसाम की साड़ी है जो फेमस है, या आप ये नहीं पता तो एग्जांपल महाराष्ट्र में पैठनी फेमस है. पैठनी पता है तुम लोगों को? वो टाइप ऑफ साड़ी है. राइट, वो महाराष्ट्र में धोतर फेमस है जो विलेज एरियाज में लोग पहनते हैं. या साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे लुंगी डांस, मतलब लुंगी फेमस है. लुंगी फेमस है, वहां के टेम्पल्स में लुंगी पहनना होता है बहुत जगह पे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दे जनरली कमांड विच मार्केट? राइट, रीजनल मार्केट. ठीक है. या एग्जांपल, मराठी बुक्स has a regional market, Marathi language books. Hindi language books have example national market, and English language books has international market. Example के तौर पे समय Marathi movies has example local or regional market. Hindi movies for the sake has a national market, and English movies have international market. Example के तौर पे दे रहा हूँ, not necessary, because आज ये ऐसे exactly classify करना भी मुश्किल है. Then national market, when
the demand for the commodity or service is limited to the national boundaries of a country, we say that the product has which market? National market. कोई दिक्कत है मैडम? Yes. A trade policy of the government may restrict the trading of a commodity within the country. The examples are Hindi books may have national market in India. Outside India, one may not have the market for Hindi books. And the last one is international markets. International markets. A commodity is said to have international market when it is exchanged like internationally. Usually high value, underline this, high value and small bulk commodities like diamond, gold, silver, समझ में आ रहा है वो सब चीजें. High value and small bulk commodities are demanded and traded internationally. For example, gold, silver are the examples of international market. 29th December 2022 मतलब कल या परसों India executed or implemented economic cooperation and trade agreement with Australia. Economic cooperation and trade agreement with Australia. This was signed in the April 2022. April 22 में साइन हुआ, उसका इंप्लीमेंट हुआ 29th December 2022. It is expected that जो import and export dealings, the trade between the two countries will get 5 times larger than the existing in the coming 2 to 3 years. अभी कुछ तो 20 to 25 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, which is expected to be 45 to 50 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड. Try to understand. So ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है. रीजन ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट भी है मैडम. क्या होने वाला है, राइट? इंडिया में जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाला है दैट इट विल बी टैक्स फ्री, एंड हमारा जो एक्सपोर्ट होने वाला है वो भी टैक्स फ्री है. तो आप बोलोगे सर फिर गवर्नमेंट का क्या फायदा, बिकॉज टैक्सेस ही नहीं ना, ना ही हमारे गवर्नमेंट का फायदा ना ही उनके गवर्नमेंट का फायदा. Try to understand, India imports raw material and semi-finished goods from Australia. मतलब जो अगर तुम इंपोर्ट देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया का, मेजोरिटी ऑलमोस्ट 95% हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया. सो जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, इनपुट्स अगर टैक्स फ्री मिल रहे तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल आल्सो बी लेस ऑब्वियसली. एंड जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं ना, हमारा अगर आप ये देखोगे कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, जनरली हमको फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं. तो जब हम फिनिश गुड्स उनको एक्सपोर्ट करेंगे दे विल बी टैक्स फ्री इन ऑस्ट्रेलिया. तो क्या वहां पे जो सेलिंग प्राइस होगी इट विल बी विदाउट टैक्सेस. तो क्या हमारे प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे? यस. तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी एंड फिर राइट वहां पे एक्सपोर्ट करोगे माल तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा, राइट? उस पे मतलब टैक्सेस नहीं लगेंगे. जैसे जीएसटी लगता है इंडिया में बाई सेल करोगे तो वैसे वहां पे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. तो दे विल बिकम कॉम्पिटिटिव. मतलब ऑस्ट्रेलिया में हम भी बेच रहे हैं और कोई जापानीज भी बेच रहा है, कोई यूएस का भी बंदा बेच रहा है, बट हमारे गुड्स आर टैक्स फ्री. तो क्या कंपेयर टू अदर्स, क्या हमारे गुड्स वहां पे कम रेट्स में अवेलेबल होंगे एंड डिमांड फॉर इंडियन गुड्स विल ऑब्वियसली इंक्रीज. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, राइट? और आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा एग्रीमेंट हमने किया किसी डेवलपिंग कंट्री के साथ. जनरली एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं, जनरली हमारे एग्रीमेंट देखोगे डेवलप कंट्रीज के साथ ज्यादा है. एक वी आर डेवलपिंग, ऑस्ट्रेलिया इज डेवलपिंग, राइट? डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इंडिया के आज तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है. यू विल लर्न इन लाइक इंटर में जहां पे तुम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस सीखोगे उसमें ये सब चीजें आती है, राइट? दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड, राइट? एग्रीमेंट. एक्चुअली ये है बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज. समझ में आ रहा है? सो वो आगे वो वहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज डील होने वाले दे आर योर, हम उसको बोल सकते हैं दे कमांड विच मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट, सो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया समझ में आ गया, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड
international. Next, on the basis of time. On the basis of time, madam, this has been given by Alfred Marshall. वहां पे लिखा भी होगा. Yes, underline this. ये important question है. Alfred Marshall conceived the time element. ठीक है, Alfred Marshall ने बोला था कि we can divide the market under the 4 categories on the basis of time. ये लिख लेना है, लिखो everyone. लिख लेना. Types of market on the basis of time. Types of market on the basis of time. Given by whom? Alfred Marshall. ठीक है. Very short period market, short period market, long period market और very long period market. लिखो 4 types, 4 columns. Very short period, or it is also called as market period. Very short period is also called as market period. क्या बोला जाता है? मार्केट पीरियड, अनदर नेम. फिर आ गया शॉर्ट पीरियड मार्केट. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट और मार्केट पीरियड मार्केट. ठीक है. फिर आ गया शॉर्ट पीरियड मार्केट. तीसरा आ गया लॉन्ग पीरियड मार्केट. शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इफ यू रिमेंबर. लॉन्ग पीरियड मार्केट. एंड एंड में जो है वो है मैडम, बोलो मैडम, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्युलर मार्केट. क्या बोला जाता है? सेक्युलर मार्केट. सर क्या फर्क है? ध्यान देना मैडम. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में इतना लेस टाइम है मैडम, इतना लेस टाइम है, इतना 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 लेस टाइम है कि यू कैनॉट चेंज एनीथिंग. हाँ, यू कैनॉट चेंज एनीथिंग. लाइक एग्जाम्पल, कोविड जब लॉकडाउन लगा मैडम, उस पहले 2-3 मंथ थे, राइट, हमें वैक्सीन चाहिए थी. क्या हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके? नहीं. उतना टाइम, उस कम टाइम में वी कुडंट प्रोड्यूस. एक्चुअली पहले वो इन्वेंशन करना था, उस पर रिसर्च चल रहा था, फिर वो लोगों पे नहीं, एक्चुअली एनिमल्स पे वो ट्राई किया जाएगा, फिर वो सक्सेसफुल होता है. अलग अलग फेजेस के थ्रू वो फाइनल उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा, फिर तुम उसका प्रोडक्शन करोगे, फिर सप्लाई होगा. इट वॉज नॉट पॉसिबल. अरे मैडम, उसके लिए 2 साल लगे, ऑलमोस्ट मिनिमम 1 साल लगा वो वैक्सीन वगैरह मार्केट में आने के लिए. तो दैट पीरियड कैन बी सेड एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट फॉर दैट पर्पस, जिसमें डिमांड है बट सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है. लोग बोल रहे हैं मुझे वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, बट वैक्सीन नहीं मिल रही. सो इतना कम टाइम है जिसमें सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0. लोग ज्यादा प्राइस देने को भी रेडी है. कोई बोल रहा है मैं 1000 रुपए में वैक्सीन लेता हूं, कोई बोलता है मैं 2000 देता हूं, कोई बोलता है मैं 3000 देता हूं, कोई बोलता है 4000 देता हूं. सप्लाई ऑफ वैक्सीन वो इज एज इट इज, वो चेंज ही नहीं हो रहा है. तब वो 0 था मान के चलो, ये अगर रहता भी तो उतना ही रहता. यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई इन दिस पीरियड. डिमांड चेंज होती है बट सप्लाई चेंज होता है क्या? नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शॉर्ट पीरियड मार्केट में यस, यू कैन चेंज द सप्लाई बट यू कांट एडजस्ट इट विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड. जितने से डिमांड चेंज हो रही है उतने से तुम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते. सो देखो वैक्सीन मार्केट में आगे, फिर इमेजिन दो 4 to 5 months
लोग वो ऐप पे बुक करते थे, डू यू रिमेम्बर? लोग ऐप पे बुक करते थे स्लॉट्स वगैरह, फिर भी वैक्सीन नहीं मिल रही थी। देखा होगा आप लोगों ने। तुम लोगों ने तो वैक्सीन लिया, बाद में वैक्सीन ली? बाद में ली ना। मैंने फर्स्ट राउंड में ली थी जब वैक्सीन कंपलसरी कर रहे थे। मेरा अप्रैल में, मतलब जो फर्स्ट राउंड आया था तभी मैंने विलेज में जाके ली थी, अप्रैल में। अप्रैल आई थिंक 21 या 22 शायद से ना, 22 में वैक्सीन आ गए ना, कब आ गए? या 21? हाँ, तभी मैंने ली थी। मैंने अलग कैटेगरी में ले ली, राइट। वो एक्चुअली अलाउड नहीं था, फिर तब अपने रेफरेंस थे, हो गया होगा। मैंने ली, मेरा छोटा भाई है, नाउ ही इज इन सीए फाइनल, उसने ले ली, उसका भी छोटा भाई है, राइट, ही इज डूइंग जॉब, उसने ले ली। तो इन तीनों ने ली। तो एक और था, हम कजिन ब्रदर्स है, वो बोला मुझे भी चाहिए, बोले आ जा। तो हमने चारों ने वैक्सीन ले ली। हमारा फोटो भी था तब, मैंने शायद से स्टेटस भी रखा था। लोग मुझे पूछ रहे तुम्हें कैसे मिली, मैंने बोला अब मिल गई तो मिल गई। अरे विलेजेस में पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द वैक्सीन, तो उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो फिर वो गांव में आ गए वैक्सीन, कोई लेने कोई रेडी नहीं था। और मैं विलेज में इसलिए गया था कि सो दैट आई विल टेक माय पेरेंट्स वहां पे वैक्सीन सेंटर पे, वो ले लेंगे। जब हम अब बोले कि ठीक है भीड़ रहेगी तो थोड़ा लेट जाते, ठीक है। और बाद में वो लोग कोई गांव में वो अनाउंसमेंट होगी, कोई वैक्सीन लेने आ ही नहीं रहा, तब बहुत रिलक्टेंस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग ऐसे बोल रहे थे, इफ यू रिमेंबर, कि कोई बोल रहे थे नहीं साइड इफेक्ट्स होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि जिसको चाहिए फिर ले लो, बिकॉज वंस दे अनपैक ना, दे हैव टू समहाउ यूज इट, वो एक उसकी शेल्फ लाइफ रहती है। तो फिर हमने भी ले ली, तो हमारे पूरे फैमिली ने ले ली। तब फिर तब मतलब हमें एकदम इजीली मिली, बिकॉज कोई लेने को रेडी नहीं था। पर नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड डोज लेने गया ना, वो तब आई थिंक 20 या 21 डेज के बाद ही था, तब भीड़ थी। लेकिन बट सेकंड डोज था इसलिए जल्दी मिली। बट अगर उस टाइम तब मोदी जी ने भी एकदम मीडिया को बुला के एकदम वैक्सीन ली। बड़े बड़े जो सीएम वगैरह थे हर स्टेट के अपने अपने, उन लोगों ने वैक्सीन ली, तो एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो उसके बाद लोगों ने वैक्सीन लेना स्टार्ट कर दिया। तो सेकंड डोज जब मैं लेने गया ना, तब फर्स्ट डोज वाले भी थे और सेकंड वाले भी थे। तो सेकंड वाले के लिए अलग लाइन थी, फर्स्ट वाले के लिए अलग थी। तो फर्स्ट वाले की इसमें ज्यादा भीड़ थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट, इसलिए हमें मिली थी एक्चुअली। और वहां पे जो डॉक्टर थे वो मेरा क्लासमेट ही था, तो उनको ड्यूटी पे लगाया था। तो उसने मुझे फोन किया कि मैंने उसको बोला था कि मैं मेरे मम्मी पापा को लेके आने वाला हूँ, तू बोल देना कब लेके आ जाओ, मतलब भीड़ नहीं रहेगी तब लेके आता हूँ। तो उसने बोला कि कोई नहीं आ रहा है, तुम लोग आ जाओ। और फिर मैं वहां पे गया मम्मी पापा लेके, बोले कि तुम भी ले लो, बिकॉज ये वैसे वेस्ट होने वाला, कोई लोग नहीं आ रहे गाँव वाले। तो फिर हमने ले ली थी। अरे हमारे सरपंच ने ली तो बहुत दूर की बात है, मतलब ऐसे होता है। सो और बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं ले रहे थे, इफ यू नो, डॉक्टर्स भी अगेंस्ट थे बहुत सारे। तो वो पीरियड इमेजिन करो कि वो 3-4 मंथ्स, डिमांड बहुत ज्यादा है मैडम वैक्सीन के लिए, बट सप्लाई है क्या? हाँ सप्लाई आ रहा है मैडम, ऐसे नहीं कि वैक्सीन नहीं आ रहे। लाइक रजिस्ट्रेशन है, 1000 लोग लाइन में खड़े, वैक्सीन 100 ही है, वैक्सीन 200 ही है, वो वाला कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई हो रहा है चेंज बट नॉट फुल्ली। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो वहां पे सप्लाई इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहां पे लिखना सप्लाई इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? सप्लाई इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, सॉरी। डिमांड इज ए स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सप्लाई। समझ में आ रहा है? लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है मैडम, सप्लाई इज फुल्ली एडजस्टेबल। आज देखो वैक्सीन जिसको चाहिए तो उसको मिलती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कहां पे लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, इजीली मिलती है। क्यों? बिकॉज उतना पीरियड हो चुका है मैडम, जितने वैक्सीन चाहिए उतने हम प्रोड्यूस करके दे भी सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉन्ग पीरियड मार्केट इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो यू विल से सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक।
उतना टाइम मिला है तुम्हें एडजस्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उतना टाइम मिला है कि जिसमें तुम सप्लाई को जितनी डिमांड है उतना क्या कर सकते हो मैडम, राइट, एडजस्ट करके यू कैन मीट द डिमांड। सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड इवन यहां पे भी वेरी लॉन्ग पीरियड में भी, और राइट वहां पे भी सप्लाई आप बोल सकते हो रिलेटिवली क्या रहता है, इलास्टिक ही रहता है। आप बोलेंगे नहीं सर सप्लाई इतना करके रखेंगे तो 10-15 साल का टेंशन नहीं रहेगा। अरे मैडम सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, समझा? नहीं सर अब 10 साल के वैक्सीन बना के रखे, क्या करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना डिमांड है हम उतना क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज मार्केट्स? क्या सप्लाई कैसे एडजस्ट होगा? अगर सप्लाई फुल्ली एडजस्ट हो रहा है तो या तो मैडम वो क्या रहेगा, वेरी लॉन्ग रन या लॉन्ग रन। सप्लाई फुल्ली एडजस्ट नहीं हो रहा है तो या तो वो वेरी शॉर्ट पीरियड रहेगा या शॉर्ट। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन नॉट बी इवन स्लाइटली चेंज्ड, वो पीरियड है, इतना कम टाइम है। हाँ अब वो वैक्सीन के केस में ऑलमोस्ट 1 साल था, बट किसी दूसरे केस में इट कैन बी 1 डे, इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी 1 मंथ। मैं पीरियड में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या सप्लाई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द टाइप ऑफ द मार्केट। अरे समझा नहीं समझा? हाँ दोनों इलास्टिक है। उसमें और एक है कि वेरी लॉन्ग पीरियड में एवरीथिंग इज चेंज्ड। इमेजिन करो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1991 एंड देन इंडिया देयर आफ्टर। तुम्हें बहुत सारी चीजें चेंज हुई दिखेगी, एवरीथिंग इज चेंज। मैडम कल्चर चेंज हुआ है लोगों का, वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुए। पहले जनरली लोग लाइक मराठी लैंग्वेज में सीखना पसंद करते थे, आजकल सेमी इंग्लिश, इंग्लिश, राइट, उसमें भी पहले देखो लोकल बोर्ड ज्यादा फेमस थे, आजकल बच्चों को सीबीएसई, आईएससी, इन बोर्ड्स में भी वहां पे भी इनरोलमेंट बढ़ रही है। मराठी मीडियम स्कूल्स के या जेडपीज में इनरोलमेंट कम हो रही है, प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ रहा है। मैडम एक दिन में चेंज नहीं होता है ये पूरे देखो ना, पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, अब लड़कियों को पढ़ाते भी है। ये कल्चरल चेंज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब इसमें खाली एक चीज नहीं चेंज हो रही मैडम, सब कुछ चेंज होते दिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारे घर में भी देखो, एक तुम्हारे मम्मी पापा, जब तुम्हारी मम्मी राइट उनके टाइम इमेजिन करो, वो भी बोलती होगी कि इतना फ्रीडम हमें नहीं मिलता था या ये सब चीजें हमारे टाइम नहीं थी। सब कुछ चेंज हुआ है, कल्चर चेंज हुआ है, पॉपुलेशन चेंज हुआ है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज हुआ है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज हुआ है, राइट, द वे वी बिहेव, द वे वी टॉक, राइट, हर चीज चेंज हुई है। इसको बोलते हैं सेक्युलर चेंज एंड दिस टेक्स डिकेड्स टुगेदर। ये एग्जांपल इंडिया में आज भी आप बोलोगे सर एक चीज चेंज नहीं हुई क्या, कि हम कास्ट पे अभी भी वोटिंग करते हैं, कास्ट देख के वोटिंग होती है इंडिया में, बराबर मैडम, या होती है नहीं होती है? होती है, दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि हम नहीं कर रहे, ये हमारे पॉलिटिशियन ही हमें वैसे करते हैं, बिकॉज उनको पता है जब तक लोग कास्ट एंड रिलीजन के आगे जाके नहीं सोचते तब तक तो वही एजेंडा रहने वाला है। और ये न्यूज चैनल देखो तुम्हें वही समझेगा, समझ में आ रहा है? ये फैक्ट है, बिकॉज उनको पता है वोट करने वाले जो लोग हैं राइट वो यही सोचते हैं, इसलिए वो होता है। बट आने वाले में भी 20 साल में, आने वाले 30 साल में, 40-50 कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जहां पे कास्ट एंड रिलीजन पे वोटिंग नहीं होगी, तब बोलो कि ये भी चेंज हो गया, वो सेक्युलर पीरियड रहेगा जो होता है यूएस में, राइट, जो डेवलप कंट्रीज है ना, दे गो बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, इसलिए वहां पे राइट। अभी एग्जांपल यूके पीएम इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, एक्चुअली उसका और इंडिया का कोई लेन देन नहीं, ही इज जस्ट, हम लोग बोलते हैं। अब एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त को हो गया तो तुम बोलते हो वो मेरा पहचान में, वैसे कुछ तो है, वो तुम्हें पहचान में नहीं होता है। बट क्या होता है कि अब उसका रिलेशन हर जगह पे कुछ ना कुछ है, हर कोई बोल रहा है ये हमारा है, हमारा है, तो ये होता है, वो किसका नहीं होता, ठीक है। सो वो लोग नहीं सोचते कि उनको लगा कि उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए शायद से ये बंदा अच्छा होगा, उन्होंने उसको वोट किया। अगर वही इंडिया में होता तो हम उसकी रिलीजन देखते, हम उसकी कास्ट देखते, वो हमारी नेशनलिटी का नहीं तो हम उसको वोट खड़े नहीं रहने देते, ये फैक्ट है।
वो लोग अलग है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, हमारी थॉट प्रोसेस बहुत बैकवर्ड है, ये फैक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम लोगों की आने वाली जनरेशन थोड़ा अलग सोचती है, बट जो तुम लोग तो वोट नहीं कर रहे हैं ना, वोट करने वाले तो पुराने लोग हैं। तुम लोग वोट करने भी नहीं जाओगे, फर्स्ट टाइम जाओगे मैडम सेल्फी के लिए, नोटा को करके आओगे, बाद में पता चलेगा नोटा की भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी नहीं जाओगे। ये होता है, दैट हैपेंस विद अस। मैंने एक बार वोट किया था, राइट, उस टाइम मैंने एकदम स्टेटस बिटस रखा, बट तब व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप पे, बाकी किधर नहीं। बाद में मैं नहीं गया कभी, मुझे किसी ने बोला व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। हाँ राइट, वो डाटा था कि काम नहीं क्या तुझे। आगे नेक्स्ट, आप बोलना चाहिए वोटिंग करनी चाहिए, बट मैं आपको हमेशा बोलूंगा वोटिंग करो, बिकॉज योर वोट विल काउंट एंड इट विल मेक डिफरेंस। मैं बोल रहा हूँ, मतलब नोटा है, मतलब देखो पॉलिटिक्स में तुम्हें जो चीज चाहिए वो दी जाएगी, बट उसका यूज होगा इसकी गारंटी नहीं है। आगे, हाँ तो मैंने बोला ना रिलेटिवली इन इलास्टिक है, दे आर रिलेटिवली, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, हाँ कॉपी पेस्ट किया इधर का, साइन बराबर लिया, ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। जैसे डिमांड चेंज होगी हम सप्लाई को बराबर एडजस्ट कर देंगे। समझा नहीं समझा? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लेना, यस ये यहां पे लिखना, वेरी शॉर्ट पीरियड में बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई विच इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई में स्ट्रॉन्ग क्या होगा कि विच विल डिसाइड द प्राइस? डिमांड डिसाइड्स द प्राइस। अच्छा, शॉर्ट पीरियड में भी डिमांड डिसाइड द प्राइस। अरे लोग ज्यादा देने को, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो बोलते जितना चाहिए हम उतना देते हैं, बट इन लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, नॉट ओनली सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस। डिसाइड्स द प्राइस, समझा क्या? लॉन्ग रन में दोनों प्ले करेंगे, शॉर्ट रन में खाली डिमांड का रोल ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट ध्यान देना, शॉर्ट रन वेरी शॉर्ट रन में जो प्राइस होती है वो सब नॉर्मल प्राइस होती है। कौन सी प्राइस होती है? सब नॉर्मल। मैंने इफ यू रिमेंबर, मैंने जब तुम्हें शॉर्ट रन लॉन्ग रन भी सिखाया था तो मैंने बोला था कि एग्जांपल दिवाली के टाइम लाइक नीता ट्रैवल्स वगैरह, उनके लिए डिमांड बहुत पीक पे रहती है, तो वो क्या करते हैं मैडम? प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। फेयर रेट्स क्या कर देते हैं? इंक्रीज, डबल ट्रिपल होते हैं उस टाइम, क्योंकि उनको पता है लोगों को जाना है, वो कितना चाहिए उतना देंगे। कि मैडम वो पूरे साल प्राइस रहने वाली है? नहीं, वो खाली वो हफ्ते दो हफ्ते के लिए प्राइस होती है, वो पूरे साल रहेगी क्या? नहीं। सो वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड में मैडम प्राइजेस आर सब नॉर्मल। सब नॉर्मल मतलब ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, सब नॉर्मल प्राइस। ठीक है। एंड व्हाट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट? मैडम व्हाट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट? लॉन्ग पीरियड मार्केट मैडम प्राइजेस आर नॉर्मल, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द प्राइजेस गेट सेटल। हम बोलते हैं नॉर्मली मुझे इतनी प्राइस मिलती है, तो आप एक दिन की प्राइस नहीं बोलते, आप एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का आप बोलते हो कि हाँ भाई इतना प्राइस रहता है, सो दैट्स ए नॉर्मल प्राइस। दोनों मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करती है वो नॉर्मल प्राइस रहेगी। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, प्राइस आ गया, इलास्टिसिटी आ गया, इसमें नथिंग इज वेरिएबल। कोई भी इनपुट, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं होता। इतना कम टाइम है ना मैडम, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ऐसा सुना होगा कि अरे इसको हार्ट अटैक आ गया, जगह पे गया, कुछ चांस मिला क्या तुम्हें? वो इतना कम टाइम है कि तुम रिएक्ट ही नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट भाई
राइट, प्रॉपर टाइम मिला तुम्हें, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, सब कुछ किया, तो वो बच भी सकता है। घर वाले बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिला, तो उनको बोलो यू आर इन वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ, उधर मारेंगे तुम्हें, बट उनको आप समझा क्या जाओ। नथिंग इज वेरिएबल, यू कांट चेंज एनीथिंग मैडम। मैडम वेरिएबल फैक्टर्स होते ही नहीं, सब क्या रहते हैं, फिक्स फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? नथिंग इज वेरिएबल। हाँ, इन शॉर्ट पीरियड मार्केट, राइट, some factors are variable, some factors are fixed, right? Some are variable, some factors are variable, some are fixed. हाँ, वैसे बोल सकते हो, some factors are variable. ठीक है मैडम। लॉन्ग पीरियड में all factors are, बोलना मुझे, fixed are variable. And very long period में secular changes in, मैडम खाली फैक्टर्स में नहीं, secular changes in everything, education system, political system, environment, right, your population, size of population, composition of population, right, सब चीजें चेंज होती दिखेगी तुम्हें। वो होता है सेक्युलर चेंजेस, वो होता है सेक्युलर चेंजेस। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब ये इतना, और ये राइट, ये डिकेड्स लेगा एक्चुअली में, डिकेड्स। लाइक तुम इंडियन क्रिकेट देखो, तुम्हें दिखेगा कि 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते, उसके पहले एक्चुअली हम खाली एक टीम बोल के थे, हमारी वैसे वो वहां पे कोई वैल्यू नहीं थी। 1983 में हमने फर्स्ट टाइम कपिल देव के अंडर वर्ल्ड कप जीता, एक कॉन्फिडेंस आया, एंड फिर धीरे 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 मे बी हम क्रिकेट में सुनील गावस्कर जैसे एक प्लेयर फेमस हो रहा था, तेंदुलकर जैसे एक प्लेयर फेमस हो रहा था, एंड देन इंडियन टीम एज टीम फेमस होने लगी, फिर धोनी, फिर कोहली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर हमारे बॉलर भी फेमस होने लगे, टीम बोल के हम कमांड करने लगे। आईपीएल देखो, एक दिन में नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स की जर्नी है, तब जाके हम दिख रहा है कि कुछ है हमारा, राइट। क्रिकेट एज ए ब्रांड है, वी डोंट प्ले द क्रिकेट एज ए ब्रांड, हम खेलते वैसे नहीं है, वो इंग्लैंड खेलता है, बट क्रिकेट ब्रांड बोल के तो हम बोल सकते हैं कि पैसा है हमारे पास, वी डिक्टेट द क्रिकेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक तुम लोग एग्जांपल फुटबॉल के केस में ब्राजील का एग्जांपल देते होंगे, मे बी, आई डोंट नो, मतलब एक ओवर ए पीरियड टाइम वो कमांड की उन्होंने फुटबॉल पे, एज ए कंट्री बोल रहा है, एज ए नेशन। अर्जेंटीना और इंडिया अभी नहीं उस हॉरिजॉन पे, पर इंडिया आएगी धीरे धीरे। मोदी जी है, मुमकिन है, हाँ मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन, मैं सच बोल रहा हूं, होगा ये, हम भी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, या हमारे इधर भी वर्ल्ड कप हो सकता है। मोदी जी ने मन पे लिया तो पॉसिबल है, ये फैक्ट है, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं? हाँ, किसने बोला नहीं आने वाला? अरे मोदी ही आने वाला है, देखो मोदी रहने वाला है। वी वांट मोदी, नहीं हमें मोदी चाहिए, यस, ठीक है, आगे क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? सो अब देखते हैं मॉड्यूल में क्या लिखा है, ठीक है? लेट्स सी। यस, नाउ मॉड्यूल में क्या लिखा है एक बार गो थ्रू करो क्विकली, चलो ध्यान देना। अल्फ्रेड मार्शल कंसीव्ड द टाइम, राइट, वो अंडरलाइन करके, कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या लिखा है, पढ़ो। मार्केट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को क्या बोलते हैं? मार्केट पीरियड। और वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड, राइट, रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम in which supply is fixed and cannot be increase or decrease। मतलब मैडम वो perfectly inelastic हो गया। Commodities like vegetables, underline this, ये एग्जाम ऐसे पूछते हैं इंस्टीट्यूट, कुछ भी एक आधा सेंटेंस, vegetables, flowers, fish, eggs, fruits, milks, etc. which are perishable and supply of which cannot be changed in the very short period of time falls under this
कैटेगरी, ये लोकल मार्केट में भी आते हैं और ये कौन से यहाँ पे किस मार्केट में है वो, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में. Since supply is fixed, very short period price is dependent on demand. Demand decide the price, and increased demand will rise the price and vice versa. Next, madam, short period market. Short period market, which is slightly longer than the very short period market. In this period, supply of output may be increased by increasing the employment of variable factors. Right? Labor change करोगे, machinery same रहेगी, labor change करोगे, and will change the output and supply with a given fixed factors and state of technology. तो यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, लिखो. शॉर्ट पीरियड मार्केट में कौन सा लॉ काम करता है, लॉ ऑफ, सेकंड इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. प्रोडक्शन फंक्शन का कौन सा लॉ काम करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एंड लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन का कौन सा लॉ काम करता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. अरे यस और नो. तो वही उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट पीरियड में हम लेबर को चेंज करेंगे, फिक्स फैक्टर्स को नहीं, एंड वी विल चेंज द सप्लाई. आगे, सिंस सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, द चेंजेस इन द शॉर्ट पीरियड प्राइजेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन डिमांड आर लेस कंपेयर टू मार्केट पीरियड. अगर आप शॉर्ट रन में देखोगे, वेरी शॉर्ट रन में, वहां पे जितनी डिमांड स्ट्रांग थी उतनी डिमांड यहां पे स्ट्रांग नहीं है. डिमांड ही प्राइस डिसाइड करेगी, बट उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी वेरी शॉर्ट पीरियड में स्ट्रांग थी. लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या लिखा है, इन द लॉन्ग पीरियड मार्केट ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज मे बी चेंज्ड बाय अल्टरिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. मैडम स्केल ही चेंज कर सकते हो तुम, रिटर्न्स टू स्केल. एज सच सप्लाई में बी फुल्ली एडजस्टेड टू द चेंजेस इन द डिमांड कंडीशंस. The interaction between long run supply and demand, long run demand and long run supply, demand and supply curve will decide the price, and which is called as equilibrium price or normal price. Very long period market or secular period is the one when secular movement are recorded in certain factors over a period of time. This period is very long. The factors include size of the population, capital supply, सप्लाई ऑफ रॉ मेटेरियल एक्सेट्रा. आपको हर चीज में चेंज होता दिखेगा, वो वाला पीरियड. ठीक है, अरे यस नो, यस. सो दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट. किसी को डाउट है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस वी डिवाइड मार्केट इनटू स्पॉट और कैश मार्केट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट. व्हाट इज डिफरेंस इन दैट? स्पॉट एंड कैश मार्केट में यू हैव टू सेटल इट राइट नाउ. ट्रांजैक्शन अभी होगा, अभी सेटलमेंट होगी. फ्यूचर, राइट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में ट्रांजैक्शन फ्यूचर में सेटल होगा. डिलीवरी कब होने वाली गुड्स की? डिलीवरी अभी होने वाली है, राइट, इट इज अ स्पॉट मार्केट. डिलीवरी फ्यूचर में होने वाली है, इट इज अ फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट. एग्जांपल, मैं किसी फार्मर को जाके बोला कि तुम्हारे इधर जितने भी मैंगो का प्रोडक्शन होने वाला है, मैं आई विल बाय देम एट दिस रेट, राइट. समर में, मतलब आने वाले 4-5 मंथ में के बाद जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्शन होगा, आई विल बाय इट. इट्स ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. आपने स्टॉक मार्केट में भी सुना होगा, कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट. इक्विटी मार्केट में क्या है, शेयर्स आप बाय सेल तुरंत करते हो, पेमेंट भी तुरंत करते हो, शेयर्स भी तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में T+, राइट, 2 डेज में क्रेडिट हो जाते हैं तुम्हारे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, राइट. अब भी 1 हुआ है, T+1 अब भी रिसेंटली 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, बराबर. सो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो वो कैश मार्केट आ गया, या उसको इक्विटी मार्केट बोलते हैं. और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी होता है फ्यूचर मार्केट में, राइट. हम ट्रांजैक्शन आज कर रहे हैं, बट सेटलमेंट फ्यूचर में होने वाली है. ठीक है. स्पॉट वर्सेस कैश, स्पॉट और कैश मार्केट क्या लिखा है देखो. स्पॉट ट्रांजैक्शंस और द स्पॉट मार्केट रेफर्स टू दोज मार्केट वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी पेएबल इधर इमीडिएटली और विद इन ए शॉर्ट पीरियड. मतलब कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो तुमने 11th-12th में सीखे हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट पीरियड 2-3 मंथ्स का ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता है. सो एक्चुअल में मैडम गुड्स अभी एक्सचेंज हो रहे हैं, बट पेमेंट अभी होगा या कुछ, राइट, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा. आर यू गेटिंग? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज एट ए सेम पॉइंट, स्पॉट पे. गुड्स अभी एक्सचेंज कर,
प्राइस अभी ले ले या थोड़ा क्रेडिट पीरियड देके ले ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया होगा, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, डिलीवरी कब होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स अभी होगी और डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में होगी, राइट। इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स विथ ए प्रॉमिस टू पे एंड प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स एट सम फ्यूचर डेट। प्रॉमिस क्या होता है कि तू 2 मंथ के बाद मुझे गुड्स दे दे, मैं 2 मंथ के बाद तुझे पेमेंट करूंगा, लाइक दैट। डिलीवरी भी फ्यूचर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल, परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स एट ए फ्यूचर रेट फ्रॉम बैंक। समझ में आ रहा है? सो एग्जांपल, कावड़े जी को, राइट, कावड़े की शादी हुई है, कावड़े जी को हनीमून को जाना है युगांडा, एंड देयरफॉर कावड़े जी को टेंशन क्या है, उसको अप्रैल में, उसके अभी एंगेजमेंट हुई मान के चलो दिसंबर के एंड में, अब उसको शादी है सपोज दिवाली में, तो वो बोलता है कि दिवाली के टाइम क्या एक्सचेंज रेट रहेगा नहीं पता, तो ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, राइट। तो वो क्या करता है, राइट, वो क्या करता है भाई, राइट, ही बाइज द डॉलर्स टुडे ओनली, बट वो लेने कब वाला है इन दिवाली। वो रेट आज ही डिसाइड करता है बैंक के साथ कि तब मैं हनीमून पे जाने वाला हूं, तब मुझे इतने डॉलर्स लगेंगे, रेट आज डिसाइड किया जाएगा। कभी रेट ज्यादा भी हो सकता है उस टाइम, कभी रेट कम भी हो सकता है, बट रेट उसने आज ही निगोशिएट किया है, राइट, फॉर द डॉलर्स टू बी परचेस्ड और सोल्ड इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है? सेटलमेंट तब होने वाली है, बट निगोशिएशन कब हुआ है, अब भी। ये क्यों? बिकॉज टू हेज योरसेल्फ, क्या पता डॉलर्स का रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, राइट। वो टेंशन नहीं रखना, इसलिए होता है। जनरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं ना, ये बहुत उनके लिए कॉमन है। हेजिंग बोलते हैं इसको। क्या करते हैं? हेज करना मतलब टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हो जिससे तुम खुद के लॉसेस को मिनिमाइज करने का ट्राई करते हो, उसको बोलते हैं टू हेज। हेजिंग फंड्स वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, राइट, हेज, ठीक है। सो स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड। स्पॉट में डिलीवरी कब होती है? तुरंत। पेमेंट कब होगा? तुरंत या कुछ दिनों के बाद। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में डिलीवरी कब होगी? फ्यूचर में। पेमेंट भी कब होगा? फ्यूचर में, बट तुम्हें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब चलो 1 लाख के गुड्स लेने वाले हो तो अभी 10,000 रुपए दे के रख, टोकन मनी, वो तो होगा ना। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे तभी मैं तेरे से गुड्स लूंगा और तभी मैं तेरे को, राइट, क्या करूंगा। एग्जाम्पल, कावड़े जी को शादी करनी है, बट उसको लड़की पसंद है, लड़की वाले को कावड़े पसंद है, सब कुछ फेमस, सेटल है, ध्यान देना। बट अब घर वालों को टेंशन क्या है? कावड़े जी, उस लड़की के घर वालों को भी टेंशन और कावड़े जी के घर वालों को भी टेंशन है। क्या? कि कावड़े जी को दूसरा कोई पसंद आ गया तो क्या। अब उन्होंने क्या बोल रहे लड़की के घर वाले कि अभी एंगेजमेंट कर ले, शादी बाद में करेंगे, बुक कर दिया कावड़े जी को। समझा क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो ऐसे ही कर रहे हो जहाज पे वो बाइंडिंग रहे ना एग्रीमेंट। तो तुम फ्यूचर में गुड्स बाय सेल करने वाले हो, फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है, बट उसके लिए तुम आज कुछ ना कुछ होना चाहिए ना कि वो फ्यूचर में डिफॉल्ट ना करे। तो जनरली टोकन मनी वगैरह इन्वॉल्व होती है, वो तुम्हें देनी पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आ गया स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड। कैश, स्पॉट मतलब ही कैश मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। फिर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस। एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा होता है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट मतलब, राइट, एग्जांपल एलपीजी, गैस सिलेंडर। मैडम क्या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है? प्राइसेस, सप्लाई, एवरीथिंग। शेयर मार्केट रेगुलेटेड मार्केट में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, राइट, आजकल पेट्रोल वगैरह गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, मार्केट डिसाइड इट्स प्राइस, सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है। डेली बेसिस पे प्राइस चेंज होती है। जब हम कॉलेज में थे तब गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करता था और वो ऑलमोस्ट 1, 2, 3 हफ्ते के लिए प्राइस वही रहती थी। आजकल डेली बेसिस पे प्राइस क्या होती है? चेंज होती है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर द प्राइसेस। वो जनरली प्राइसेस को इंटरफेयर करते हैं क्या पेट्रोल एंड डीजल के? नहीं। तो वो अनरेगुलेटेड में आ गया। इट्स मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस एंड नॉट द गवर्नमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो रेगुलेटेड वर्सेस अनरेगुलेटेड। सो एग्जांपल, रेगुलेटेड मार्केट में क्या आ गया मैडम? इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शंस आर स्टैट्यूटरीली regulated so as to put an end to unfair practices. Such markets may be established for specific products or a group of products. Example, stock exchange, an example of regulated market. Unregulated market में क्या है मैडम?
It is called as free market. Underline. It is called as free market, right? As there are no like stipulations on the transactions. Example week, right? जो तुम्हारे मंडे वगैरह होते हैं वो वाले. Regulated versus unregulated. Simple था. And the last one, madam, on the basis of what? Volume. पता है wholesale versus retail. Wholesale में क्या होता है मैडम? वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन. एक डीलर दूसरे डीलर को बेचता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचता है. होलसेलर रिटेलर, होलसेलर प्रोड्यूसर होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को. जनरली होलसेल मार्केट में आता है, बराबर. एंड रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचता है वो कौन सा मार्केट होता है? रिटेल. तो ये B2B है और ये क्या है? B2C. वही लिखा होगा, देखो. द होलसेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन द बल्क और द लार्ज मार्केट. यहाँ पे रविवारपेट है, इफ यू नो, पुणे में रविवारपेट में होलसेल मार्केट है. थोड़ा आगे जाओ लक्ष्मी रोड, वो रिटेल मार्केट है. अगर आप वही साड़ी, अगर आप एग्जांपल लक्ष्मी रोड पे लेते हो और वही रविवारपेट में लेते हो तो आपको लाइक 400-500 रुपए का कम से कम डिफरेंस मिलेगा. बिकॉज ये कौन सा मार्केट है? होलसेल. ठीक है. द ट्रांजैक्शन जनरली टेक प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स, बिजनेस टू बिजनेस. एंड रिटेल मार्केट में क्या है मैडम? वेयर द कमोडिटीज आर सोल्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज. इट इज कॉल्ड एज विच मार्केट मैडम? रिटेल मार्केट. This market is for ultimate consumers. Underline this. Market for ultimate consumers is retail market. Market for ultimate consumers is retail market. I hope this is clear. बाकी ये चीजें डिस्कस की हमने. ये पॉइंट, नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डिस्कस किया. क्या यूनिट 1 पूरा खत्म हो गया? यूनिट 1 खत्म हुआ, समझा? मैंने बोला था बाकी जो छोटी मोटी चीजें मैं कवर कर लूंगा. यूनिट 1 पूरा कवर हो गया. यस और नो? यूनिट 2 तुम लोगों का खत्म हुआ है. अरे वो इट्स चेंज इन द डिमांड वर्सेस चेंज इन द, याद है? डिमांड को राइट पे शिफ्ट होती है, डिमांड को लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, वो वाला चैप्टर है वो मैंने कहां पे सिखाया था? डिमांड के साथ. एक्चुअली इट शुड बी टॉट इन दैट चैप्टर ओनली. तो जब मैं तुम लोगों का लूंगा तब मैं वो लूंगा. उसका और बाकी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है. ठीक है. बिफोर नहीं टाइम है. ठीक है, लिख लेना. लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस हियर, लिखो. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ठीक है. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर राइट फ्री मार्केट एंड रेगुलेटेड मार्केट. फ्री मार्केट मतलब, या अनरेगुलेटेड मार्केट बोल सकते हो. अंडर फ्री मार्केट मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है क्या? नहीं. गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम ही तुम्हारी प्राइस डिसाइड करो, तुम ही डिमांड डिसाइड, सब डिमांड एंड सप्लाई विल टेक केयर. एंड दूसरा है विच मार्केट मैडम? रेगुलेटेड मार्केट. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर फ्री मार्केट एंड रेगुलेटेड मार्केट. लिख लेना. फ्री मार्केट में मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी. लिख लेना. मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई decides price and output, price and quantity. ठीक है. इट्स अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई. एग्जाम्पल, तुमने बायबैक सुना है? बायबैक एग्जाम्पल, अभी पता ना एनडीटीवी के केस में अदानी ग्रुप ने क्या किया? राइट, बायबैक किए थे शेयर्स. उन्होंने पब्लिक ऑफर दी थी. पता ना एनडीटीवी का किस्सा? एनडीटीवी को किसने परचेस किया? अदानी ग्रुप ने बाय किया. ठीक है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड.
उन्होंने एक पब्लिक ऑफर दी थी कि हम तुम्हारे शेयर्स बाय करने को रेडी है, जो भी प्राइस थी, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, उस प्राइस पे हम बाय करेंगे। बायबैक के दो ऑप्शंस होते हैं। कंपनी जब शेयर्स बायबैक करती है ना, कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और बाद में अगर चाहिए तो बायबैक भी करती है। तो देयर आर टू रूट्स ऑफ द बायबैक, देयर आर टू रूट्स ऑफ द बायबैक। वन इज ओपन मार्केट रूट एंड दूसरा था टेंडर रूट। क्या होता है? टेंडर रूट। ओपन मार्केट रूट मतलब एग्जांपल, राइट, अभी किसने पेटीएम ने बायबैक अनाउंस किया है। पेटीएम हैज अनाउंस्ड द बायबैक एंड आई थिंक they have announced they will buy back the shares at 810. Paytm has announced the buyback and जितना मुझे याद है प्राइस, it is they have quoted the price, they will not pay more than 810. अभी पेटीएम ट्रेड हो रहा है कुछ तो 500-600 रुपए में, तुम चेक कर सकते हो पेटीएम। अब तो मार्केट ओपन है बट वो प्राइस स्टेबल रहेगी। 530 कितने में? 530। पेटीएम की प्राइस कितनी है? 530। एंड उन्होंने पेटीएम क्या, हाँ 2250 पे किया था, 2150 या 2250 दोनों में से आई थिंक 150 था, 2150 था इशू। अभी पेटीएम कितने पे चल रहा है? 530 पे। दे आर अनाउंस बायबैक एंड क्या प्राइस बोली उन्होंने? 810। अंडर विच रूट? ओ हाँ तो 535। ये तू किस पे देख रहा है? हाँ अरे अभी नहीं, बायबैक कितने पे अनाउंस किया उन्होंने? एक मिनट मैं दिखाता हूं। 808 अनाउंस, क्या लिखा है? पेटीएम अनाउंसेस ₹850 करोड़ शेयर बायबैक रहेगा, यहां पे मिलेगा आपको। नहीं, एंड कहां पे हुआ वो नहीं बोल रहा मैं, बायबैक कितने पे बोला था वो मुझे चाहिए। लेट मी चेक। हाँ यहां पे पढ़ो क्या लिखा था जब उन्होंने बायबैक अनाउंस किया था। कितने पे अनाउंस किया था? द मैक्सिमम साइज ऑफ द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट रूट। विच मार्केट रूट? ओपन मार्केट रूट थ्रू इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज दैट ऑफ ₹850 करोड़। कितने शेयर्स, कितने वैल्यू के शेयर्स वो बायबैक करने वाले हैं? 850 करोड़, लाइक एक्सक्लूडिंग बायबैक टैक्स at a price not exceeding 810 पर शेयर। उन्होंने क्या बोला था कि हम तुम्हारे शेयर्स बायबैक करेंगे फॉर द प्राइस नॉट एक्सीडिंग 810। 810 से ज्यादा हम नहीं देंगे। देखो कंपनी को क्या करना है। देखो ये बायबैक के पीछे बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि देखो पेटीएम के शेयर की प्राइस कुछ तो 500-550 के बीच में रेंज में है मान के चलो। अब कंपनी क्या कर रही है? प्राइस तो कम दिख रही है ना मार्केट में, तो उन्होंने बायबैक अनाउंस किया, बोला हम 810 पे लेंगे, नॉट मोर देन 810। तो लोगों को लगता है कि चलो 810 प्राइस हो सकती है, तो दे विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर एंड दे ट्राई टू इन्फ्लेट द प्राइस, आर्टिफिशियली प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ध्यान देना, क्या कंपनी सच्ची में 810 पेड की है? नहीं, कंपनी बोला हम 810 से ज्यादा नहीं देंगे। अगर जो लास्ट डेट थी बायबैक की, अगर वो मान के चलो उस दिन 850 पे प्राइस शेयर जाती तो कंपनी कितना देती तुम्हें? 810। मतलब 810 से ज्यादा नहीं देंगे। अगर प्राइस 540 है तो कंपनी 540 देगी। अगर शेयर की प्राइस 550 है तो कंपनी 550 देगी, 810 नहीं देगी। 810 से ज्यादा नहीं देगी। ओपन मार्केट रूट में राइट, कंपनी प्राइस बोलती है उसके ऊपर नहीं देते, उसके नीचे में वो बैक कर सकते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं हम 810 देंगे बट दे नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में उसकी प्राइस उतनी जा ही नहीं रही है। दूसरा होता है टेंडर रूट। टेंडर रूट में बोला जाता है कि 810 पे शेयर्स लेंगे तो तुम्हें 810 ही देना पड़ता है, ₹1 नहीं कम, ₹1 ज्यादा नहीं। मतलब भले ही पेटीएम की प्राइस 530 है ऑन दैट डेट, कंपनी विल हैव टू बाय एट 800। मतलब इनडायरेक्टली कंपनी लोगों को डैश ही बना रही है कि 810 बोल के। लोगों को लगता है कि 810 मिलेगा एंड दे सेल द शेयर्स, बट कंपनी ले रही 530 में। ये बायबैक कितने में क्लोज हुआ? तूने बोला 534। कितना प्रॉमिस किया था? 810। प्राइस कितने में क्लोज हुई? मतलब कंपनी ने एक्चुअली 810 पर शेयर दिया, 534 दिए। सेबी इज अगेंस्ट द ओपन मार्केट रूट। सेबी बोलते अगर तुमने जो प्राइस कमिट की है ना वो प्राइस बोलो ना।
810 बोला तो 800 देना चाहिए, 810 देना चाहिए ना। तो तुम, और ये इसका यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियली प्राइस इंक्रीज करने के लिए। पेटीएम पहले बहुत क्रिटिसाइज्ड है बिकॉज उन्होंने इश्यू बहुत हाई प्राइस पे किया, मार्केट प्राइस अभी वो औकात पे अपने, ऐसे बोल सकते हो। मतलब उन्होंने देखो 4 टाइम्स ओवर वैल्यू किया था उनका शेयर्स इश्यू करते टाइम। तो सेबी इन फेज मैनर इज गोना कैंसल ओपन मार्केट रूट। इन्फोसिस भी ओपन मार्केट रूट के थ्रू उनके शेयर्स बायबैक कर रही है, और ये ट्रांच में हो रहा है, मतलब एक साथ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बायबैक का पर्पस। अब इट्स मे बी दे वांट टू रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट, या तो दे हैव टू कर्टेल ऑन द ऑपरेशंस। अभी बायबैक देखो, अदानी ग्रुप को बायबैक करना पड़ा बिकॉज दे वांटेड मिनिमम 50% ओनरशिप इन द कंपनी। तो उनको आई थिंक 29% ओनरशिप, तो वो लोन को कन्वर्टेबल शेयर्स थे, वो लोन को रिपेमेंट करने के लिए कन्वर्टेबल शेयर्स थे, तो लोन कन्वर्टेबल शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो 29 कुछ तो परसेंट उनके पास वो लोन के थ्रू उनकी इक्विटी बन गई। फिर अगर उनको मेजोरिटी चाहिए तो उनको और 21 या कुछ तो परसेंट पब्लिक ऑफर करनी पड़ी। उन्होंने पब्लिक ऑफर की, ना कि टेंडर ऑफर। पब्लिक ऑफर से कंपनी का ज्यादा फायदा होता है ऑनेस्टली ओवर द इन्वेस्टर्स, इसलिए सेबी पब्लिक ऑफर के अगेंस्ट है, सेबी टेंडर रूट के फेवर में, बट वो धीरे धीरे ला रहा है बिकॉज ऐसी कंपनी उन्होंने पहले अनाउंस करके रखा है कि हम आगे आने वाले पीरियड्स में पब्लिक ऑफर के थ्रू बायबैक करने वाले हैं। तो मे बी अगर कोई नई कंपनी को अनाउंस करना है बायबैक, तो शायद से सेबी बोल सकता है कि इस तारीख के बाद अगर तुम्हें बायबैक करना है तो टेंडर रूट ही होना चाहिए, ना कि पब्लिक ऑफर होना चाहिए। यू विल लर्न मोर। बट जब तुम पब्लिक ऑफर कर रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है 810 मिलेगा, बट 810 नहीं मिलता। उस दिन जो प्राइस है ना वो मिलती है, और उनको भी पता था, किसको, पेटीएम वाले को, आपने शेयर की लाइकी नहीं कि 810 मार्केट में जाएगा, इसलिए उन्हें 810 बोल दिया। उनको लगा चलो ऐसे बोलने से 600 होगा, 700 होगा, हमारा नाम तो कम बदनाम होगा, बट फिर भी वो 810 तक नहीं गया। वही मैं बोल रहा हूँ, टेंडर रूट में उनको 810 एक्चुअल में देना पड़ता, तो कंपनी भी शानी है, 810 क्यों देंगे? अगर उनको पता है अपने शेयर की वैल्यू 810 नहीं है, तो हम क्यों देंगे 810? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बायबैक में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पब्लिक ऑफर एंड दूसरा होता है टेंडर रूट। एंड सेबी का मानना है पब्लिक ऑफर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द प्राइसेस, फ्री प्ले नहीं है। 810 बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं इसकी प्राइस 810 हो सकती है, तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ेगी। फ्री प्ले नहीं है। सो फ्री इकोनॉमी में या फ्री मार्केट में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस। कोई भी उसको इंटरफेयर करेगा क्या? चाहे गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी विल नॉट इंटरफेयर। तो लिख लेना, देयर विल बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बीच में मोदी जाएगा क्या? नहीं। और वैसे मोदी जी ने बोला है इट्स नॉट बिजनेस ऑफ ए गवर्नमेंट टू डू द बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस में कुछ करेगी क्या? कुछ नहीं। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहेगा क्या? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इन डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एग्जांपल याद है ना? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल होता है क्या? नहीं। रेगुलेटेड मार्केट में लिख लेना, राइट, इन द रेगुलेटेड मार्केट्स ठीक है। यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस एंड क्वांटिटी। गवर्नमेंट ही ये सब चीजें क्या करती है? डिसाइड करती है। एग्जांपल दे सकते हो? एलपीजी, ऑयल नहीं बोल सकते, एलपीजी, ऑयल तो पेट्रोलियम आज वो फ्री में कर दी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मोदी को पता है अपने से तो कंट्रोल होने वाला नहीं है, तो क्या कर दो? फ्री कर दो, तो गवर्नमेंट को कोई गालियां भी नहीं देगा। मोदी जी बोलते हैं मेरा तो कोई रोल नहीं है, ही भी नहीं मोदी जी का रोल ऑनेस्टली। हाँ आधे टैक्स है, बट मोदी जी अकेले थोड़ी टैक्स लगा रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं मोदी जी भी लगा रहे हैं, बराबर ना? आगे एलपीजी, देन मैडम
दूसरा एग्जांपल केरोसिन, अरे वो नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स होते हैं, देखो स्वस्त धान्याची दुकान, उधर केरोसिन मिलता है, राइट, वो बहुत कम रेट में मिलता है ना वो केरोसिन, राशन कार्ड पे मिलता है, देखो वहां पे। देन और क्या एग्जांपल दे सकता हूं मैं, क्या क्या पता है वो देखना पड़ेगा, मेडिसिन, जनरली गवर्नमेंट मेडिसिन पे भी कंट्रोल करती है, राइट। और क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, एग्जांपल प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ राइस, व्हीट, शुगर। गवर्नमेंट फार्मर्स को एक क्या करती है, बोलते कि इसके नीचे प्राइस नहीं रहेगी कुछ भी हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक एग्जांपल शुगर फैक्ट्रीज को बोला जाता है कि तुम्हें मिनिमम ये रेट देना है फार्मर को शुगर केन प्रोक्योर करने के लिए, या शुगर हम तुमसे लेंगे मिनिमम इस प्राइस में लेंगे, इससे नीचे नहीं लेंगे, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। एक गवर्नमेंट एक रिजर्व प्राइस, इसको बोलते हैं रिजर्व प्राइस, वो प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि उसके नीचे नहीं होगा, उसके नीचे कोई ट्रांजैक्शन मत करना। नेक्स्ट, हमी भाव, मराठी में हमी भाव बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। ये जब बीजेपी गवर्नमेंट ने वो 3 एग्रीकल्चर बिल्स पास किए थे, पता है ना तुम्हें, तो उसपे वो बहुत बवाल मचा था दिल्ली में, तो वो इसके लिए ही था। अब वो करेक्ट है रॉन्ग है मुझे भी नहीं पता, यू नीड टू एक्चुअली अदर देन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड न्यूज मीडिया, गोदी मीडिया के आगे जाके तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बी अनबायस्ड। मुझे कुछ नहीं पता वो ट्रू है या फॉल्स है या करेक्ट है या मुझे नहीं पता, क्या सच्चे में उसमें टेररिस्ट है वगैरह, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। बट वो जो भी हुआ, बाद में गवर्नमेंट ने यूपी के इलेक्शंस आए तो वो बिल्स को पीछे ले लिया, ये फैक्ट था। तो वो इसके लिए चल रहा था प्रोक्योरमेंट प्राइस, वो बोल रहा था हमें मिनिमम वो एश्योरेंस होना चाहिए, उसके कोई हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। एट द एंड यू हैव टू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर एक्सेट्रा। डू यू रिमेंबर वैक्सीन, गवर्नमेंट ने प्राइस बोल के रखी थी। वैक्सीन केस में गवर्नमेंट कितना ले रहा था हमसे, पहले तो फ्री में दिया ना। वो फ्री में क्यों दिया पता है, वो ममता दीदी की वजह से। हाँ, गवर्नमेंट ने प्राइस बोली थी कुछ तो 700 रुपीज कुछ तो, और फिर क्या हुआ 700 रुपीज दे दो और मोदी जी का फोटो लेके जाओ, उसमें मोदी जी का फोटो आ रहा था। तो ममता दीदी ने बोला कि अगर हम पैसे देनी ही है तो हम फोटो क्यों लगाए, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, हम फ्री में देंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको, तब वो बंगाल के इलेक्शन का चल रहा था तो वो भी वो फॉर्म में थी, तो उसने बोला कि नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने वाली है, लोगों को फ्री में मिलेंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट अगर देने वाली है तो हम क्यों मोदी का फोटो हमारे इधर अलाउ करेंगे, मैं मेरा फोटो लूंगी, ऐसे उसने बोला। तो फिर मोदी जी को लगा कि ये गलत हो जाएगा, तो मोदी जी ने फिर बोला कि नहीं, ये पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एंड सबको फ्री में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट उस पर कुछ खर्चा करेगी। गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री में क्या दिए, वैक्सीन दिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल डेमोक्रेसी। रियल डेमोक्रेसी नहीं कि वो फोटो पे मोदी जी का ही फोटो रहे, इज नॉट ए रियल डेमोक्रेसी। अब अगर फोटो वो तो फ्री में दे रहे तो होना चाहिए। देखो, इट शुड बी द चॉइस ऑफ द वैक्सीन टेकर, जो टीका लगा रहा है कि तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, किसका फोटो चाहिए, तुम्हारा चाहिए या मोदी जी का चाहिए, ये चॉइस अगर दे देना, दैट इज अ रियल डेमोक्रेसी। मैं क्या अगेंस्ट नहीं हूं, राइट, मैंने मेरा फोटो किधर भी, मतलब वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट मैंने किधर स्टेटस वेटस नहीं रखा, राइट, बट मैं बोल रहा हूं रियल डेमोक्रेसी में ऑप्शन दिया जाना चाहिए, तुम्हें किसका फोटो उस सर्टिफिकेट पे चाहिए, तब पता चलता कि किसने किसका फोटो लगाया होता, राइट, दैट इज अ रियल डेमोक्रेसी। चीजें पूछ नहीं की जाती डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में चीजों के लिए चॉइसेस देनी चाहिए। सो वैक्सीन एक्सेट्रा, मेरे दोस्त है, दे ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दैट पीरियड, दोनों सीए, अभी रिसेंटली को कल मैंने बोला ना, कल परसों आए वो, उनको उतना प्रॉब्लम आया, वो बोले तुम्हारा फोटो है ही नहीं सर्टिफिकेट पे, तुम अलग हो, ये फोटो अलग है। वो फर्स्ट टाइम गए थे, उनका वीसा का सब हुआ था, राइट, मतलब उनका उसके वजह से थोड़ा लेट गए, नहीं तो उनका जॉब का वगैरह हुआ था। उनको एंटर उधर ना एयरपोर्ट पे बोल रहे थे तुम्हारा फोटो है ही नहीं, तुम्हारा सर्टिफिकेट है ही नहीं,
बिकॉज जनरली बाकी कंट्रीज में जिसने वैक्सीन लिया है ना उसका फोटो होता है, वो बोल रहे इधर अलग दिख रहा है और तुम अलग हो। तो उनको ये समझाने में टाइम लगा कि ये हमारे पीएम है, और दे वर शॉक्ड कि पीएम का फोटो वैक्सीन सर्टिफिकेट पे, वो भी इनके मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उनके इसमें पीएम का फोटो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो मुझे बोल रहे थे, सो आई वाज लाफिंग। मतलब तब उन्होंने मुझे बोला कि बाहर की कंट्रीज में ऐसे नहीं, वहां पे जो लोग जो ले रहे वो, और उसने बोला कि एक्चुअली चॉइस देनी चाहिए आगे। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे जो प्राइस होती है, यहां पे कौन सी प्राइस होती है बोलो मुझे? रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस, ठीक है। और यहां पे प्राइस कैसे सेट की जाएगी, ये डायग्राम सबको आती है तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। डू यू रिमेंबर दिस इज मार्केट डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पे दिस इज विच कर्व? सप्लाई कर्व विच स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दैट प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, also called as market clearing price, and that quantity is called as which quantity? Equilibrium quantity. OP is equilibrium price. Are yes or no? And OQ is equilibrium quantity. इसको क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, इसको क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। मैडम, इफ द मार्केट प्राइस इज अबो इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस समझने का ट्राई करो, लिखना नहीं है, जस्ट समझना एवरीवन। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, डिमांड बस इतने यूनिट्स की है बट सप्लाई ज्यादा है, दिख रहा है क्या? सो अरे सिंपल है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस मिल रही है, बायर्स कम रहेंगे, सेलर ज्यादा रहेंगे। हायर प्राइस पे सेलर ज्यादा रहेंगे, बायर्स कम रहेंगे। तो यहां पे क्या होता है? एक्सेस सप्लाई। क्या मैं इसको एक्सेस सप्लाई बोल सकता हूं? इस रीजन को क्या मैं इसको एक्सेस सप्लाई बोल सकता हूं? यस, लिख लेना, दिस इज एक्सेस सप्लाई। ये मैं एक रिवीजन के तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसको हम बोलते हैं व्हाट मैडम? एक्सेस सप्लाई। एंड मैडम प्रेशर ऑन द प्राइस क्या रहता है? प्रेशर ऑन द प्राइस विल बी डाउनवर्ड। ऑब्वियसली प्राइस कम होगी ना, क्यों रे कम होगी? बिकॉज इफ द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये 12th में भी है, इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, देयर आर मोर सेलर्स हु आर फेचिंग लेस नंबर ऑफ बायर्स। सेलर ज्यादा है, बायर्स कम है, तो सेलर्स आर मोर, बायर्स आर लेस, कंपटीशन बिटवीन द सेलर्स टू सेल, दे विल गिव डिस्काउंट। जिसमें कंपटीशन है वो पीछे आएगा ना थोड़ा, सो दे विल गिव डिस्काउंट, इसलिए प्राइस विल डिक्रीज एंड विल अगेन सेटल डाउन एट इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आ रहा है? ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्टेज। क्या बोलते हैं? मार्केट में शॉर्टेज है, मतलब डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। मैडम इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फेचिंग लेस नंबर ऑफ सेलर्स। वैक्सीन इज एग्जांपल, वो इंजेक्शन था, रेमडेसिविर बोल के कुछ तो इंजेक्शन था, वो वाला एग्जांपल। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर बिहाइंड वेरी लेस नंबर ऑफ सेलर्स। शॉर्टेज हम बोलते हैं मार्केट में क्या है? शॉर्टेज। तो consumers who are ready to buy, who are competent to buy, are ready to even give more price, so pressure on the price is upward. अरे समझा नहीं समझा? This region is called as which region? This region is called as, कोई मुझे बोलेगा इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस के ऊपर डिमांड के नीचे इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। अरे यस और नो? कंज्यूमर सरप्लस।
एंड इस रीजन को क्या बोलते हैं, नीचे का रीजन, ये वाला एरिया बिलो प्राइस, एरिया बिलो प्राइस, एरिया बिलो प्राइस, but right above the supply curve is called as producer surplus. Producer surplus. समझा? I hope this is clear. So this is the way. फ्री इकोनॉमी में फ्री गुड्स जो होते हैं, फ्री मतलब नॉट प्राइस फ्री, जिनके लिए मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फ्रीली मूव कर सकती है, उनके लिए मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस. एंड मैडम जो रेगुलेटेड, जिनको हम बोलते हैं दे आर स्पेशल गुड्स, बेसिकली दे आर द स्पेशल गुड्स जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. राइट उनके लिए रिजर्व प्राइस होती है, उसके नीचे प्राइस जाएगी क्या, नहीं. समझा? यस. तो यहां पे आके रुके.